खुलती है जहां से स्पर्म और यूरिन यानी कि शुक्राणु और मूत्र दोनों एक साथ निकलते हैं, यानी कह सकते हैं मूत्राशय यानी मूत्र मार्ग जो होता है, यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन होता है किसका, स्पर्म और यूरिन। जो शरीर से बाहर स्थित होते हैं उसे बाह्य जननांग कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। और एक होता है सहायक नलिकाएं। शरीर का तापमान 37 सेंटीग्रेड है तो उस व्यक्ति में शुक्राणु का निर्माण कितने तापमान पर होगा। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान 22 में। बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि मादा जनतंत्र के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा नर जनतंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको पहले बनाना से यानी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछा जाएगा। तकरीबन ये 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको जब भी आप प्रश्न हल करेंगे तो इसमें आपको पहले चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे और एक एक पार्ट को इसको डिस्क्राइब करते हुए इसको आप वर्णन करेंगे। तो चलिए चित्र बनाना सीखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, चित्र आपको ऐसा बनाना है। बोर्ड एग्जाम में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार का चित्र बनाएंगे और चित्र में सभी चीज का ये नाम लेबल कर देंगे। ठीक है, इसको नाम लिख देंगे आप। देखिए इसका नाम है वृषण। यहाँ पर एक अंडाकार या गोलाकार संरचना होता है, इसे कहते हैं वृषण कहते हैं। और वृषण जो होता है थैले में एकत्रित होती है, सुरक्षित होती है, थैले द्वारा घिरी होती है, इसे कहते हैं वृषण कोष। इसे वृषण को अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस, इसे कहते हैं स्क्रोटल सैक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अधिवृषण है। ये तीसरा भाग यानी पहला भाग कौन सा हो गया, वृषण, दूसरा भाग हो गया वृषण कोष और यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी भाग है, अधिवृषण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एपिडिडाइमिस कहते हैं। और यहाँ पर ये शुक्रवाहिनी है, इसे कहते हैं वासा डिफरेंसेस कहते हैं। और ये है मूत्रवाहिनियां। ठीक, ये मूत्र नली है जो यहाँ पे कहां से आती है, किडनी से आती है। ठीक है, किडनी से आएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो शुक्रवाहिनी होती है यानी वासा डिफरेंसेस होता है, इससे ओवरलैप करके जाती है और ओवरलैप करके जाएगी तो फिर किसे मिलेगी, मूत्राशय से, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है। यानी ये मूत्र नली से क्या आता है, यूरिन, और ये ओवरलैप कर जाती है शुक्राशय नली से होते हुए जाएगी कहां पर, ये मूत्राशय में, यानी मूत्राशय में यानी यूरिन यहाँ पर इकट्ठा होगी। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये किससे जुड़े होंगे, किडनी से। तो किडनी से आ रहे होंगे ये मूत्राशय, ये मूत्र नलियां होती हैं और मूत्र नलियां जो होती हैं वो कहां पर इकट्ठा होती है, मूत्राशय में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी भाग है, ये ग्रंथि है जिसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि। और ये ग्रंथि है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक, प्रोस्टेट कैसा होता है, सिंगल होता है, एक होता है, जबकि काउपर ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। ठीक बेटा, कितना होता है, एक जोड़ी ग्रंथि होती है यानी वन पेयर होता है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि जो मूत्राशय है और इन दोनों के बीच में एक नली है, पतली सकरी नलिका होती है, इसे स्क्रम नलिका कहते हैं, इसे अंग्रेजी में इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये जो काउपर ग्रंथि होती है आगे की तरफ मूत्रमार्ग में खुलती है जहां से स्पर्म और यूरिन यानी कि शुक्राणु और मूत्र दोनों एक साथ निकलते हैं, यानी कह सकते हैं मूत्राशय यानी मूत्र मार्ग जो होता है, यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन होता है किसका, स्पर्म और यूरिन का, दोनों का। और ये शिश्न होता है, बाहर की तरफ ये शिश्न होती है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी रचना आप देखे हैं इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, एक तो होता है बाह्य जननांग यानी जो शरीर से बाहर स्थित होते हैं उसे बाह्य जननांग कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। और एक होता है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिका कौन होगा, जो शुक्राणु, देखिए वृषण के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु, ऐसे से शुक्राणु बनेगा, जो शुक्राणु को लेकर जाएंगे यूरेथ्रा तक ले जाएंगे, यहां तक पहुंचाएंगे, उन्हें कहते हैं सहायक नलिकाएं कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, बाह्य जननांग, दूसरा कौन सा हो गया, सहायक नलिकाएं, और तीसरा हो गया सहायक ग्रंथियां यानी शुक्राणुओं को जो गमन करने के लिए माध्यम प्रदान करेगी और जो शुक्राणुओं को गमन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी उसे कहते हैं सहायक ग्रंथियां कहते हैं। देखिए बाह्य जननांग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, दो चीजें, पहला कौन सा आएगा, वृषण, और दूसरा कौन सा आएगा, शिश्न। तो वृषण और शिश्न शरीर से बाहर स्थित होता है, इसीलिए इसे कहते हैं बाह्य जननांग। यानी नर जननतंत्र में उपस्थित वे सभी संरचनाएं जो मानव शरीर से बाहर स्थित होती हैं उन्हें बाह्य जननांग कहते हैं। ठीक बेटा, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, दो चीजें आएंगी, कौन कौन से, देखिए एक तो यहाँ पर है वृषण और दूसरा कौन सा है, शिश्न। तो वृषण और शिश्न किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी बाह्य जननांग के अंतर्गत। और दूसरा होता है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं मतलब जो शुक्राणु इसमें बनेंगी, इस शुक्राणुओं को जो नलिकाएं लेकर जाने में हेल्प करेंगी यूरेथ्रा तक, मूत्र मार्ग तक, उन्हें कहते हैं सहायक नलिकाएं। सहायक मतलब सहायता करना, नलिकाएं मतलब जिनसे शुक्राणु जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें पहला कौन सी नलिका है जिसे कहते हैं वास, अंगोनी अंगोनीफेरस ट्यूब्यूल्स अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं
शुक्र जनन नलिकाएं। देखिए ये टेस्टिस है, अभी टेस्टिस का हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके अंदर आपको दिखाएंगे कितनी नलिकाएं होती हैं। इसमें 200 से 250 डब्बे होते हैं, खास में डब्बे होते हैं, उन्हीं में पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे तो वृषण जालक दिखेगा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रेड टेस्टिस कहते हैं। फिर उसके बाद आपको कौन सी नली दिखाई देगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। फिर उसके बाद आएगा एपिडेराइमिस, जिसे अधिवृषण कहते हैं। तो देखिए अधिवृषण तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। इसके अंदर अभी जो संरचनाएं बनाएंगे, इसके अंदर 3 संरचनाएं हैं। कौन कौन से, शुक्र जनन नलिकाएं, दूसरा है वृषण जालक, और तीसरा है शुक्र वाहिकाएं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसे कहते हैं रेड टेस्टिस, और इसे कहते हैं वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। और यह एपिडेराइमिस मतलब अधिवृषण, और यहाँ से फिर देखिए शुक्राणु जब यहाँ पर आएगा तो ये इससे होते हुए इस नलिकाओं द्वारा जाएगी, तो इसे कहते हैं शुक्र वाहिनी, यानी शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिकाओं कहते हैं शुक्र वाहिनी कहते हैं। ठीक बेटा, देखिए अगला फिर इसके बाद कौन सी भाग आएगी, ये तो एम्पुला होता है। और उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है, स्खलन नलिका। देखिए यहाँ से शुक्राणु जाएगा, ये तो ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। अब ये कौन सी नलिका है, इसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। तो ये भी किसका भाग है, सहायक नलिका का भाग है। देखिए इसलिए हमने यहाँ पर इसको लेबल कर दिया है स्खलन नलिका। अब स्खलन नलिका के बाद कौन सी संरचना है, तो देखिए मूत्र मार्ग, तो इसको भी हमने मेंशन कर दिया है इसमें। ठीक, तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सहायक नलिकाओं में तो कितनी संख्या है, 6 संरचनाएं हैं। कौन कौन से, तो ये आप देखिए शुक्र जनन नलिका है, वृषण जालक है, और शुक्र वाहिनियां होती हैं। फिर उसके बाद अधिवृषण होता है, फिर शुक्र वाहिनी होती है, स्खलन नलिकाएं होती है, मूत्र मार्ग होता है। ठीक, अब देखिए सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां किसे कहते हैं, नर जनन तंत्र में उपस्थित वे सभी ग्रंथियां जो शुक्राणुओं को गमन करने के लिए माध्यम प्रदान करती हैं और शुक्राणुओं को गमन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं, उन्हें कहते हैं सहायक ग्रंथियां कहते हैं। इसमें 3 ग्रंथियां होती हैं, नर जनन तंत्र में 3 ग्रंथियां होती हैं। पहला होता है शुक्राशय ग्रंथि, जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है, और यह प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसकी संख्या सिंगल होती है, मतलब 1 होती है खाली। और ये देखिए यहाँ पर है काउपर ग्रंथि, इसे अंग्रेजी में भी काउपर ग्रंथि कहते हैं। इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नाम है, और इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। देखिए जोड़ी का मतलब क्या होगा, संख्या में 2 होगा। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 1 जोड़ी हो गया। लेकिन ये कैसा है, सिंगल है। देखो ऐसे हमारा हाथ है तो इस पे ये रखा हुआ है, यहाँ पर ये नलिकाएं हैं, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, ये संख्या में 1 होगा। प्रोस्टेट की संख्या कितनी होती है, 1। और काउपर ग्रंथि की संख्या देखेंगे तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो कितनी होगी संख्या में, 1 जोड़ी। तो नर जनन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है वाह्य जननांग, दूसरा होता है सहायक नलिकाएं, तीसरा होता है सहायक ग्रंथियां। अब चलिए एक एक को डिस्क्राइब करते हैं, पूरा डिटेल समझते हैं। अब सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, वाह्य जननांग। वाह्य जननांग किसे कहते हैं, नर जनन तंत्र में उपस्थित वे सभी संरचनाएं जो शरीर से बाहर स्थित होती हैं, उन्हें वाह्य जननांग कहते हैं। इसके अंतर्गत वृषण और शिश्न दोनों चीजें आती हैं। तो सबसे पहले चलिए वृषण के बारे में डिटेल समझते हैं, वृषण क्या होता है। ठीक बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, हम लोग पहले पढ़ रहे थे जो वाह्य जननांग। वाह्य जननांग मतलब एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी कि नर जनन तंत्र में उपस्थित वे सभी संरचनाएं जो मानव शरीर से बाहर की तरफ स्थित होती है, उन्हें वाह्य जननांग कहते हैं। वाह्य जननांग के अंतर्गत 2 चीजों को पढ़ना है, पहला पढ़ना है वृषण को और दूसरा पढ़ना है शिश्न को। देखिए वृषण को, तो वृषण के बारे में पहले समझते हैं। देखिए मानव में जो वृषण होता है वो उदर गुहा के नीचे, जैसे अगर ये शरीर है, किसी व्यक्ति का अगर शरीर है, तो शरीर में जो ये नीचे वाला डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं उदर गुहा। ठीक है, डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। और ये श्रोणि नखला हड्डी होती है, तो उदर गुहा के नीचे और श्रोणि के पास स्थित होती है। और वृषण की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। वृषण की संख्या 1 जोड़ी होती है। ठीक है, वृषण कहां होता है, मानव में वृषण की संख्या 1 जोड़ी होती है, जो उदर गुहा के नीचे श्रोणि मेखला हड्डी की या फिर श्रोणि के पास स्थित होती है। और वृषण की संख्या 1 जोड़ी होती है। वृषण का आकार अंडाकार आकृति का होता है, जो कि वृषण कोष द्वारा एक थैलीनुमा संरचना में घिरा होता है या फिर एकत्रित होती है, सुरक्षित होती है। वृषण संरचना देखेंगे तो आप इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, वृषण के अंदर 200 से 250 डब्बे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 डब्बे दिख रहा है, तो एक वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 डब्बे होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोक्यूल कहते हैं। इनकी संख्या 200 से 250 होती है, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। और एक टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर 1 से लेकर 2, 1 2 3, देखिए 1 से लेकर के 2 या फिर 1 से लेकर के आप कह सकते हैं 3, 1 से लेकर के 3 होती है, क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसे हिंदी में देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाओं को ही कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर के 3 के आसपास होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो खास में डब्बे होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोक्यूल कहते हैं, टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होती है। इनके अंदर जनन कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, इसीलिए शुक्राणु अगुणित होती है। मतलब शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, 23 हो खाली। ठीक है, एक बार में गुणसूत्रों की कितने निर्माण होती हैं, 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा चारों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होगा, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं वो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए जो मानव में वृषण होता है वो वृषण कहां होता है, शरीर से बाहर की तरफ स्थित होती है। क्यों, क्योंकि शरीर के तापमान से 2 या फिर 2.5 यानी 2 या फिर 2.5 सेंटीग्रेड से कम ही तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होती है। सपोज दैट अगर मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेंटीग्रेड है, तो उससे 2 कम करिए, यानी कि 35, या फिर कितना 34.5 सेंटीग्रेड से कम ही तापमान पर ये क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगी। यानी अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 सेंटीग्रेड है, तो उस व्यक्ति में शुक्राणु का निर्माण कितने तापमान पर होगा, तो आप कहेंगे 35 या फिर 34.5 सेंटीग्रेड पर शुक्राणुओं का निर्माण होगी। यानी कि
और वृषण जो होता है वो मानव शरीर से बाहर इसलिए स्थित होती है क्योंकि ये शरीर के कम ही तापमान पर यानी 2 या फिर 2.5 से कम ही तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो वृषण के बारे में हमने देखिए ओवरऑल क्या सीखा है। देखिए वृषण के बारे में आप कहेंगे वृषण वाह जननांग का एक भाग है। देखिए वाह जननांग, तो वृषण वाह जननांग का एक भाग है। वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है जो उदर गुहा के नीचे श्रोणि के पास स्थित होती है। वृषण एक थैलीनुमा संरचना से घिरी होती है या सुरक्षित होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण के अंदर खाच में डब्बे होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोक्यूल कहते हैं, जिनकी संख्या 200 से लेकर 250 होती है। एक टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर जनन कोशिकाएं 1 से लेकर 3 होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर जनन कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्रीय वहन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शुक्राणु अगुणित होती हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या 23 होती है। अब देखिए बाबू यहाँ पर तो शुक्राणु का निर्माण हो चुका है। अब ये शुक्राणु क्या करेगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा बाहर की तरफ। अब यहाँ जो बाहर आएगा इस नली को कहते हैं रेट टेस्टेस। रेट टेस्टेस मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वृषण जालक। देखिए हमने आपको मेंशन कर दिया है। तो इसके बाद शुक्र नलिकाओं में तो शुक्राणुओं का निर्माण होती है। अब शुक्र नलिकाओं से शुक्राणु निर्मित हो जाता है, बाहर की तरफ निकलती है। तो कहां पर आएगी, रेट टेस्टेस यानी वृषण जालक के पास। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसे वृषण जालक के पास। अब वृषण जालक से फिर कहां जाएगा, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया मतलब देखिए शुक्र वाहिकाएं। वासा इफ्रेंसिया मतलब शुक्र वाहिकाएं यानी रेट टेस्टेस से फिर कहां चला जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में चली जाएगी। वासा इफ्रेंसिया से फिर कहां चला जाएगा, एपिडिडाइमिस मतलब अधिवृषण तक चली जाएगी। तो ये सब तो क्या कर रहे हैं, बस शुक्राणुओं को ले जाने के लिए एक नलिकाएं एक माध्यम प्रदान कर रही हैं, यानी इसे हम लोग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया कौन सा आपका अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमिस, यहां तक शुक्राणु आ गया। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं देखिए कौन सा है वासा डिफरेंसेस जिसे कहते हैं शुक्र वाहिनी कहते हैं। देखिए यहां तक तो शुक्राणु बने थे। अब शुक्राणु बनने के बाद फिर क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये मान लीजिए सपोज दैट अगर ये स्पर्म हो गया नहीं शुक्राणु हो गया तो ये बाहर की तरफ आएगी यहाँ पर ऐसे। ये देखिए ऐसे आ रहा है। अब यहाँ से फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ गमन करेगा, ये मूव करेगा यहाँ पर, तो फिर ये ऐसे आएगा। तो शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिकाओं को कहते हैं शुक्रवाहिनी यानी वासा डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक, अब देखिए वासा डिफरेंसेस से फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगी, यहाँ पर आएगी। यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है जिसे एम्पुला कहते हैं। अब देखिए एम्पुला वाले जो भाग होता है यहाँ पर स्पर्म कुछ सेकंड के लिए मतलब अस्थायी रूप से चलता है। फिर उसके बाद ये आगे की तरफ गमन करता है, मूव करता है फिर आगे की तरफ। यहाँ पर एक ग्रंथि है जिसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि। अब चलिए ग्रंथियों के बारे में भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए मानव में ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, नर जननतंत्र में संख्या यानी सहायक ग्रंथियों की संख्या 3 होती है जिन्हें शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि कहते हैं। शुक्राशय ग्रंथि की संख्या एक जोड़ी होती है जिनसे हल्के पीले रंग के क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है जो शुक्राणुओं को गमन करने के लिए माध्यम प्रदान करती है और शुक्राणुओं को ऊर्जा भी प्रदान करती है। जैसे देखो यहाँ से बाबू क्या आता है, तो ये स्पर्म आया था यानी केवल शुक्राणु आए थे, लेकिन जब यहाँ की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगी तो उसे फ्लूइड देगा। जैसे सुनो मछली, देखिए आप मछली कब गमन करेगी, जब उसको पानी मिलेगा। तो पानी क्या है, मछली के गमन करने के लिए माध्यमिक रास्ता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर केवल ये शुक्राणु है, लेकिन जो ये लिक्विड मिलेगा, जो द्रव मिलेगा वो कहां पर मिलेगी, इन ग्रंथियों से। तो ये ग्रंथियां क्या करेंगी, स्पर्म को गमन करने के लिए माध्यम यानी मीडियम प्रोवाइड करेंगी। सपोज दैट समझ लीजिए अगर ये फिश है कोई, ठीक है, अगर ये फिश है यहाँ पर, तो अगर ये फिश है तो ये कहां गमन करेगी, पानी के अंदर। तो ये पानी क्या है, पानी मतलब ये द्रव, यानी कौन सी द्रव, जो शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि यानी सहायक नलिकाओं से निकलने वाले द्रव को क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए सहायता करती हैं और शुक्राणुओं को ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में आगे थोड़ा, तो चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। देखिए शुक्राशय ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि की संख्या एक जोड़ी होती है जिनसे लगभग 60 से 70% सेमिनल प्लाज्मा का यानी कि वीर्य का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से जो पदार्थ निकलेगा, यहाँ से ये पदार्थ निकलेगी। अब यहाँ से क्या आ रहा था, शुक्राणु, तो शुक्राणु जो है वो क्या करेगी, आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, आगे की तरफ ये ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ से जो द्रव मिलेगा इसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और जब इस द्रव से मिलेगा तो इसकी गति बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि मीडियम प्रोवाइड करता है, एक माध्यम प्रदान करती है, उसके साथ ही साथ इस शुक्राणु को ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो और आगे की तरफ अगर ये बढ़ेगी, देखिए यहाँ से जो नली गई है इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, मूत्रवाहिनी जो होता है वो कहाँ मिलेगी, मूत्राशय में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक होती है, केवल एक सिंगल होती है, जो कि लगभग 20 से 30% सेमिनल प्लाज्मा का सेक्रेशन करती है। देखिए ये 3 ग्रंथियां हैं, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों से कुछ पदार्थ का स्राव होता है, लिक्विड यानी द्रव का स्राव होता है, और इन द्रवों से शुक्राणु मिलने के पश्चात वीर्य कहलाता है। यानी यहाँ तक जब तक ये आगे बढ़ेगा इसे हम लोग शुक्राणु के नाम से ही कहेंगे। लेकिन जैसे ही द्रव से मिल जाएगा, ये शुक्राणु अगर इस द्रव से मिल गया यानी मिश्रित हो गया, तो इसे आप शुक्राणु केवल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे वीर्य। क्यों, जैसे देखिए अगर ये फीस है तो ये फीस मतलब शुक्राणु हो गया, और ये मीडियम जो माध्यम था वो क्या हो गया, सेमिनल प्लाज्मा हो गया। तो जब शुक्राणु सेमिनल प्लाज्मा से मिल जाता है तो उसे कहते हैं वीर्य। ठीक है, इसे क्या कहलाएगा, वीर्य कहलाएगा। वीर्य मतलब क्या हो गया, जिसमें द्रव है और प्लस शुक्राणु है। तो शुक्राणु और प्लस द्रव, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वीर्य कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, इससे भी द्रव निकलेगा ये, और आगे यहाँ पर बढ़ेगा। ये जब शुक्राणु जो है वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ से देखिए ये मूत्राशय है। अब मूत्राशय तो यूरिन भी आएगा, अब यहाँ से स्पर्म भी आ रहा है, यानी कह सकते हैं जो ये मूत्र
मूत्र मार्ग है ना, ये कौन सा कॉमन डक्ट है, किसका, स्पर्म और यूरिन दोनों का, यानी इसी रास्ते से स्पर्म भी आएगा, इसी रास्ते से यूरिन भी आएगा दोनों, लेकिन कभी भी दोनों सेम टाइम पे नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पंजी टिश्यूज होती हैं, जो स्पंज करते हैं यहाँ पर, ऐसे क्या करती है, जब ये शुक्राणु आएगी तब ये क्या हो जाएगा, ये जो कोशिकाएं होती हैं स्वेलिंग कर जाएंगी और इसको बंद कर देंगी, तो उस समय ये यूरिन नहीं आ सकता है। और ये स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर एक पतली सक्रिय नलिका होती है, दबाव पड़ती है, जिसे कहते हैं स्खलन नलिकाएं। नीट में कई बार प्रश्न पूछा गया स्खलन नलिकाओं से, ठीक है। देखिए अब स्खलन नलिका आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि की संख्या एक जोड़ी होती है, देखिए एक दायां के बायां, यहाँ पर दोनों है, एक इधर एक इधर है, ठीक है। और कॉपर ग्रंथि को ही एक और नाम से जाना जाता है बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं इसे। और कॉपर ग्रंथि से भी पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं जो शुक्राणुओं को माध्यम प्रदान करती हैं और ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। और जब शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये कौन सी नलिका है, मूत्रमार्ग है। मूत्रमार्ग द्वारा फिर आगे की तरफ बढ़ेगी और ये मूत्रमार्ग द्वारा फिर क्या होता है, शरीर से बाहर निष्कासित होता है। जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म तेजी से शरीर से, यानी कह सकते हैं कि मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाती है। अब इस शिश्न क्या है, मूत्रमार्ग पर चढ़ी हुई स्किन की एक लेयर लगी होती है जिसे शिश्न कहते हैं, जो बेलनाकार आकृति की होती है। शिश्न को किसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, वाह जननांग के अंतर्गत काउंट किया जाता है। देखिए वाह जननांग नर जनतंत्र का वह भाग जो शरीर से बाहर स्थित होता है उसे वाह जननांग कहते हैं, जिसके अंतर्गत वृषण और शिश्न दोनों आती हैं। यानी कि ये वृषण हो गया और ये शिश्न हो गया, दोनों शरीर से बाहर स्थित होती हैं। ये क्यों स्थित होता है, क्योंकि शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण तभी करेगा जब इसका तापमान शरीर से लगभग 2 या फिर 2.5 से कम ही होगा, तभी शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। तो ये शरीर से बाहर स्थित होती है और ये शरीर से बाहर इसलिए स्थित होती है क्योंकि इसको यूरिन को त्याग करना होता है और इजैकुलेशन के समय तेजी से स्पर्म जो होता है वो इसी से बाहर निकलता है, सॉरी वीर बाहर निकलता है। तो नहीं समझ में आता है कि वीर क्या होता है, वीर क्या होता है बाबू ध्यान दीजिएगा। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें शुक्राणु भी मिली होती है, ठीक है। वीर मतलब क्या हो गया, मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसमें शुक्राणु मिला है उसे कहेंगे वीर। और होता है वीर एक ऐसा चिपचिपा सफेद रंग का पदार्थ होता है जिसमें शुक्राणु मिली होती है। वीर का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.3 से 7.5 पीएच मान होती है और ये कैसी होती है, हल्का क्षारी होता है। क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, 7 से अधिक होता है तो क्षारी कहते हैं। तो ये हल्का कैसा होता है, क्षारी, मतलब बेशी होगा, ठीक है, ये क्षारी होता है, इसे वीर कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा और अपने आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखने का बेटा, जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा इसको आपको चित्र जरूर मेंशन करिएगा, तभी आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। तो अगर जो भी आपको कॉन्सेप्ट लग रहे हो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।